Hello dear student, myself Mahinder Devda. You are watching Sunita Bal Niketan Senior Secondary मगरा पूंजला। तो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के भाई आपका जो अध्याय नंबर 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि आपको कक्षा 10 के अंदर 1 से जो 5 तक के जो चैप्टर है वो आपके पढ़ने हैं किसके, रसायन विज्ञान के, किसके, रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके केमिस्ट्री, यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, रसायनों का, किसका, रसायनों का। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, रसायनों का अध्ययन, टू स्टडी इन केमिकल, यानी कि हम जो जिस रसायनों का अध्ययन करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, इस रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करते हैं। जो आपका जो 1 से चैप्टर 5 तक है तो वो आपका किस में आएगा, रसायन विज्ञान के अंदर आएगा। उसके आगे वाले आपको जो चैप्टर है वो बायोलॉजी के चैप्टर है, उसके बाद आपके फिजिक्स के है, और उसके बाद है इन्वायरमेंट बायोलॉजी या इन्वायरमेंट या पर्यावरण के चैप्टर है। तो सबसे पहले चैप्टर आता है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनती है, कैसे होती है, इनका जो बैलेंस होता है वो किस प्रकार होता है, उन सब की बात करेंगे। तो कोई भी अध्याय पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की। किसकी बात करते हैं, प्रस्तावना की। देखो प्रस्तावना में क्या है, हम अपने दैनिक जीवन में, कब, हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी कई घटनाओं का सामना करते हैं, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती है जो किनके द्वारा संपन्न होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा। किसके द्वारा संपन्न होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा। यानी कि आपके सुबह, यानी कि मैं बात करूं आपके सुबह उठने से लेके आपके जब सोते हो तब तक आपके अंदर कई रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। यानी कि आपके प्रत्येक सेकेंड या प्रत्येक पल पल आपके शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। जितनी बार आप सांस लेते हो ना तो आपके शरीर के अंदर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, और आपके शरीर के अंदर क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते हैं। अरे भाई आप सांस लेते हो तो वापस जब छोड़ते हो तो क्या छोड़ते हो, CO2, और अंदर कौन सी लेते हो, O2। तो आपका ये क्या परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर रासायनिक परिवर्तन हुआ। और अंदर क्या और परिवर्तन हुआ आपके अंदर, कि आपके अंदर जब ऑक्सीजन गई तो ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाई थी, आपके अंदर एनर्जी बनाई थी। ये सब आपके शरीर के, यानी कि दैनिक जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो सभी किसके द्वारा संपन्न होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे गर्मियों के दिनों की बात करते हैं, किसके, गर्मियों के दिनों में कमरे के ताप पर जब दूध को क्या कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, तो दूध क्या कर जाता है, फट जाता है। यानी कि हम बात करते हैं जब गर्मियों के दिनों की। अब गर्मी में क्या होता है, जब दूध को हम खुला छोड़ देते हैं, फ्रिज के अंदर ना रखकर एकदम बाहर रख देते हैं या कमरे के अंदर रख देते हैं, तो दूध थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, फट जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि देखो दूध के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, कौन सा, लैक्टोबैसिलस। यहाँ पे मैं लिखता हूं आपके लैक्टोबैसिलस। अब ये लैक्टोबैसिलस क्या होता है, जब तापमान ज्यादा होगा, यानी कि तापमान अधिक होने पर क्या होगा, लैक्टोबैसिलस की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब लैक्टोबैसिलस बढ़ जाता है तो दूध के अंदर एक किसकी मात्रा बढ़ जाती है, लैक्टिक एसिड की, किसकी, लैक्टिक अम्ल। और जब लैक्टिक अम्ल ज्यादा हो जाता है तो जो ये लैक्टिक अम्ल होता है ये क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। और जब लैक्टिक अम्ल ज्यादा हो जाता है तो दूध किस में बदल जाता है, दही के अंदर, किसके अंदर, दही के अंदर। और जब दूध दही में बदलता है तो दूध अपना क्या होता है, फटने लग जाता है, और जो दूध होता है वो क्या हो जाता है, अपने मतलब दूध के लिए लायक नहीं रहता लेकिन दही बनने के काम आ जाता है। ठीक है, ये होती है आपकी सबसे पहले की बात। अब देखो दूसरी बात आती है, लोहे की वस्तु को नमी तथा खुले वायुमंडल में रखने पर जंग लगना। यानी कि आपके घर पे कोई लोहे की वस्तु लेके आए है, नई चीज, ठीक है, अब उस लोहे की वस्तु पे क्या होता है, आप खुला छोड़ देते हो, क्या करते हो, खुला छोड़ देते हो, तो वो क्या होती है, थोड़ी देर बाद हवा या नमी के संपर्क में या बारिश के मौसम में क्या होती है, वो आपके
वायुमंडल के संपर्क में आने से वो उस पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग। यानी कि आप बोलते हो ना भाई मारवाड़ी में आप या अपनी स्थानीय भाषा में क्या बोलते हो, काट का आना, काट खाना, यानी कि उस पर भूरी भूरी पपड़ी आ जाती है, वो क्या कहलाती है, जंग या आपकी काट होती है। ये सब क्या है, उसका रासायनिक परिवर्तन। यानी कि देखो पहले क्या थी, एफी था, ठीक है, फेरिक। अब ये क्या हुआ, वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ संपर्क आना या जल के साथ संपर्क आने के पश्चात ये किसमें बदल जाती है, आपके Fe2O3। Fe2O3 ये आपका क्या है, जंग है। क्या है, फेरिक ऑक्साइड आपका क्या है, जंग। जो आपकी भूरे रंग की जो पपड़ी दिखाई देती है वो किसकी बनी हुई होती है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ये अभी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं हम अंगूर का किण्वन। यानी कि आप जो अंगूर होते हैं या ग्रेप्स होते हैं आप खाते हो ना, तो इसके अंदर एल्कोहल की मात्रा होती है भाई, किसकी होती है, एल्कोहल। यानी कि एल्कोहल बनने के लिए, या आप जो मदिरा बोलते हो या शराब बोलते हो या दारू बोलते हो, उसको बनने के लिए उसके अंदर क्या चाहिए, शराब को बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या स्टार्च की जरूरत होती है। और जो अंगूर के अंदर जो शर्करा होती है वो फ्रक्टोज शर्करा होती है। क्या होती है, फ्रक्टोज शर्करा। और वो एक क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, जो क्या बनती है, शराब बनाने में सहायक होती है। यानी कि अंगूरों को उच्च ताप और दाब पर जब इसका फर्मेंटेशन या किण्वन किया जाता है, क्या किया जाता है, किण्वन या फर्मेंटेशन किया जाता है। इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन और हिंदी में कहते हैं इसको किण्वन। जब अंगूर का किण्वन किया जाता है तो ये किस में बदल जाती हैं, आपके शराब में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो अंगूर से जो बनने वाली शराब होती है उसका नाम होता है सिम्पेन। क्या होती है, सिम्पेन। ये जो सिम्पेन शराब होती है जो अंगूर से बनाई जाती है, ठीक है भाई। अब इसके बाद आता है हमारा शरीर, हमारे शरीर में भोजन का पाचन। यानी कि हमारे जो शरीर के अंदर जो डाइजेशन होता है, ये जो पाचन होता है वो भी किसके माध्यम से होता है, इन रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। और ये केमिकल रिएक्शन जो होती है वो हमारे शरीर में, जैसे ही हम भोजन को माउथ से एंटर करते हैं या मुंह से शरीर के अंदर लेते हैं तो शरीर में मुंह में जब भोजन लेते हैं तो भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। यानी कि मुंह के अंदर क्या पाई जाती है, लार पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लार। अरे भाई मुंह के अंदर क्या पाई जाती है, सलाइवा ग्लैंड होती है या लार ग्रंथि होती है। इसके द्वारा किसका स्त्राव होता है, लार का। और एक लार के अंदर क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है जिसे आप कहते हो टाइलिन। क्या कहते हो, टाइलिन। और एक होता है आपका लाइसो एंजाइम। क्या होता है, टाइलिन और लाइसो एंजाइम। अब ये टाइलिन और लाइसो एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को पचाना शुरू कर देते हैं मुख के अंदर, और जो क्या कहते हैं, स्टार्च को मंड या माल्टोज में बदल देते हैं। किसको, क्योंकि देखो आप भोजन लेते हो तो भोजन के बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, उनको तोड़ना होता है छोटे छोटे अणुओं में। जो आप भोजन ले रहे हो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और वो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में है, स्टार्च के रूप में है। किस रूप में, स्टार्च। अब स्टार्च को तोड़ोगे तो किस में बदलोगे, छोटे माल्टोज में बदलोगे। ये माल्टोज क्या होती है, आपकी छोटी शर्करा होती है, और स्टार्च क्या होती है, बड़ी शर्करा। ये आप हम जब पाचन का चैप्टर पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि आपके जो शरीर के अंदर जो पाचन की जो पूरी क्रिया होती है वो किस पर आधारित है, रासायनिक केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाओं पर निर्भर करती है। और आप जब, अब देखो इसके बाद आता है हमारे द्वारा श्वास का लेना। यानी कि आप जब श्वास लेते हो तो आपके शरीर के अंदर क्या होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है। जैसे ही ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर एंटर करती है तो कहां पे जाती है, फेफड़ों के पास, यानी कि लंग्स। फेफड़ों के पास जाती है। फेफड़े क्या करते हैं, वायु को हार्ट के माध्यम से, या जो जो फेफड़े है वो पूरे आपके फेफड़ों के होता हुआ ऑक्सीजन कहाँ पे आता है, हार्ट के अंदर। और हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है ब्लड के साथ ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ जाता है तो ब्लड के अंदर उपस्थित ग्लूकोज क्या होती है, ब्लड के अंदर क्या होती है, ग्लूकोज होती है, शर्करा होती है। अब उन ग्लूकोज को कौन तोड़ता है, ऑक्सीजन तोड़ता है। कैसे, जैसे ये है C6H12O6 आपके किसके अंदर है, ब्लड के अंदर है, ठीक है। और आपने सांस, ब्लड के साथ और क्या आ रही है, O2 आ रही है। जब ये तोड़ेगी तो किस में बदलेगा भाई, CO2 में। और साथ में क्या मिलेगी आपको, ATP मिलेगी। क्या मिलेगी, ATP, जो आपकी क्या होती है, एनर्जी। यानी कि आपके पाचन और श्वास आपके क्या होती है, इसमें भी क्या होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं आपके
जब आपके शरीर के अंदर वृद्धि विकास होते हैं भाई, आपके शरीर में क्या होता है, वृद्धि विकास, आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स का बनना, ये सब क्या है, रासायनिक क्रियाएं होती है। और जितने भी आपके अंदर हार्मोन्स बनते हैं वो भी क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं। आपके अंदर वृद्धि होती है, विकास होती है, आप शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट लेते हो, प्रोटीन लेते हो, वसा लेते हो, वो सब किसकी, इन रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से ही शरीर में पचाई की जाती है या पाचन किया जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया कहते कैसे हैं, इसका परिभाषा आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, क्या कहते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, आपको 9th में पढ़ाया था मैंने, जिसमें बताया था कि भाई लकड़ी है, लकड़ी के अंदर क्या होती है, जब कोयला होता है उसके अंदर किसकी मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है। अब इस कार्बन को हम इस कोयले को जलाएंगे तो ये किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो ये किसका निर्माण करेगा, जब कोयला जलेगा तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों, CO2 गैस निकलती है। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, यानी कि कार्बन भी क्या हो गया आपका, एक पदार्थ हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया आपका, एक पदार्थ हो गया। अब ये दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ, यानी कि ये आपका क्या हो गया, नया पदार्थ हो गया CO2। तो नए पदार्थ का जो निर्माण होता है, यही चीज आपकी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि आपको सिंपल भाषा में समझना है, ठीक है, कि भाई रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसे, यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब अगर आपको ये परिभाषा नई हजम हुई या नई पची है, या आपको थोड़ा लगता है कि और याद करना है मेरे को सर डिटेल में, तो एक और अभिक्रिया बताते हैं हम आपको। जब दो या दो से अधिक, क्या, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, क्या, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक रिजेंट मिलकर एक या एक से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमेशा याद रखना कि भाई देखो, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, ये वाली एक नीचे अभिक्रिया लेते हैं। जैसे देखो, एक अभिकारक हो गया आपका मैग्नीशियम और दूसरा अभिकारक हो गया आपके पास HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दो आपके क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। अब इन अभिकारकों को हम आपस में मिक्स करते हैं या मिलाते हैं तो एक नया उत्पाद बनता है। एक नहीं, दो तीन उत्पाद भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है, जो अपने अभिकारक पे निर्भर करता है किस प्रकार का अभिकारक है। जैसा अभिकारक होगा वैसा उत्पाद प्राप्त होगा। अब यहाँ पे एक मैग्नीशियम अभिकारक है, दूसरा आपके पास HCl है। अब इस मैग्नीशियम को जब HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। और उसके साथ क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी कि देखो, ये दो अभिकारक हो गए और ये दोनों आपके क्या हो गए, उत्पाद का निर्माण हो गया। तो आपकी अभिक्रिया यहाँ पे सिद्ध हुई कि नहीं हुई भाई, दो या दो से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम को, यानी कि Mg, मैग्नीशियम को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की से क्रिया कराते हैं, कौन सा एसिड लेते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि देखो, ये जो HCl है ना बच्चों, ये HCl है एक आपका परबल अम्ल है। कौन सा है, परबल अम्ल। याद रखना, देखो बच्चों, छोटी चीजें हैं मगर बहुत बड़ी है, छोटी मगर बहुत बड़ी है। यानी कि इन छोटी छोटी चीजों को आप अभी से शुरुआत से याद रखोगे ना, तो आपको आगे पूरे जो 5 चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं जो पे आपके छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया HCl है जो आपका कैसा अम्ल है, परबल अम्ल है, यानी कि तीव्र अम्ल है। यानी कि इसका जो pH मान होता है 0.5 से 0.5 के आसपास होता है, यानी कि ये बहुत ही तीव्र होता है। इसको हम तेजाब भी कह सकते हैं। तेजाब होता कि नहीं भाई, तेजाब,
वो भी क्या होता है, परबल एसिड होता है। वो उसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, HCl की मात्रा होती है। तो अब देखो मैग्नीशियम को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड वो हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ये आपकी हो गई रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण, ये भी हो गया। और ऊपर वाला मैंने जो दिया है कार्बन वाला, कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके CO2 का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे और चलते हैं। और ये जो साथ में है ना, आप अपना क्या करते जाना, नोट्स बनाते जाना। और अपने जो जो होमवर्क की बुक है उसमें अपना ये जो सारा है मटेरियल है आप अपनी बुक में लिखना है और समझते हुए चलना। ठीक है, अब आता है जब रासायनिक अभिक्रिया, क्या, जब केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है, यानी कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो निम्न परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले आता है अवस्था परिवर्तन, यानी कि फेज परिवर्तन, फेज चेंज। अब अवस्था परिवर्तन देखो, किसी भी चीज को अवस्था परिवर्तन होने के लिए पहले सबसे पहले ये जानना चाहिए पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। कोई भी पदार्थ, अरे भाई अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, पदार्थ लेता है। अब वो पदार्थ किसी न किसी अवस्था में होगा, या तो आपके पास होगा क्रिस्टल फॉर्म में, यानी कि ठोस या सॉलिड, यानी कि जो आपके पास या तो ठोस होगा, ठीक है, या होगा आपके पास द्रव के रूप में, या फिर आपके पास क्या होगा, गैस के रूप में। इन तीनों में से अगर आपको किसी न किसी अवस्था में मिलेगा तो ये क्या होगा, अगर ये तीनों अवस्था हैं, इन तीनों अवस्था में से कोई भी अवस्था है अभिकारक के रूप में, और वो जब आगे जाके उत्पाद बदलती है तो कोई दूसरा अवस्था में बदल जाता है। जैसे मैं बात करता हूं, देखो सबसे पहले हमने बात की ना कार्बन वाली, ये कार्बन है, ये देखो कोयला होता है आपका, क्या होता है, ठोस होता है या सॉलिड होता है। अरे भाई होता कि नहीं होता, हाँ सर, कोयला होता है वो आपका ठोस होता है या सॉलिड होता है। जब इस कोयले को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि O2 क्या है आपके पास, गैस है, इन दोनों को रिएक्शन कराऊंगा तो आपके पास क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी, जो क्या है आपकी गैस है। अरे भाई ये अभिक्रिया संपन्न हुई कि नहीं हुई, यानी कि अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं। यहाँ पे कार्बन कैसा था, ठोस था, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या थी, गैस थी, दोनों अलग अलग अवस्था थी, तो तीसरी भी एक अवस्था बन गई, क्या, गैस। तो ये देखो अब सॉलिड यहाँ पे मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, तो नहीं मिला, क्यों, क्योंकि कार्बन जल गया और ऑक्सीजन बच गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन जलकर क्या बना, CO2। अब दूसरा आता है रंग में परिवर्तन, यानी कि जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो उसका क्या होता है, रंग भी परिवर्तन होता है। अब देखो आपको याद होगा, आप जब छोटी क्लास में थे तो आपको बताया गई, जब या आप कभी पेंटिंग करते हो तो जब दो या दो से अधिक प्रकार के क्या मिलाते हैं, रंग। जब रंगों को, जैसे ये कोई एक रंग है और इसको के साथ कोई और रंग मिला दिया, ठीक है, तो अब ये रंग मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, यानी कि कोई रंग A है, अब इसको B के साथ मिला दिया, ठीक है, तो अब न को जो तीसरा जो नया चीज मिलेगा वो क्या मिलेगा, C मिलेगा, और वो C का रंग क्या होगा, भिन्न होगा या अलग होगा। अब इसकी जगह आप क्या ले लो, लाल ले लो। अब इसकी जगह B की जगह आप कोई और रंग ले लो, लाल के साथ भाई कौन सा लोगे, हरा ले लो। तो अब भाई देखो ये पता नहीं मेरे को भाई कौन सा रंग प्राप्त होगा, लेकिन लाल जब हरा के साथ क्रिया करेगा तो एक अन्य रंग का निर्माण होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रंग का परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है तो उत्पाद में जो नया जो उत्पाद आएगा वो क्या आएगा, अलग रंग का आएगा। अब क्या आता है, गैस का उत्सर्जन। क्या आता है, गैस का उत्सर्जन। ये चलो इसके ऊपर वाली अभिक्रिया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या है, सॉरी यहाँ पे मैग्नीशियम है आपके क्या है, सॉलिड फेज में, यानी कि ठोस है, ठीक है। अब ये HCl है, ये क्या है आपका द्रव है, यानी कि क्या है आपका लिक्विड है, ठीक है। जब ये जो MgCl2 बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, ये भी क्या है, लिक्विड है। अब देखो ये हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, गैस का भी निर्माण होता है या गैस का उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ पे कौन सी गैस उत्सर्जन हो रही है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन हो रहा है। इस वाली अभिक्रिया में देखो कार्बन और ऑक्सीजन बनता है, तो यहाँ पे तीसरी गैस कौन सी निकली आपकी, CO2। अरे भाई CO2 बनी कि नहीं बनी, तो ये देखो अभी तक हमने कौन कौन सी अवस्था वाली बात हो गई, रंग की हो गई, गैस का हो गया। अब आता है ताप में परिवर्तन। क्या आता है, ताप में परिवर्तन। जब कोई, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, तापमान का एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं जो आपके अगले वाले चैप्टर में वो अभिक्रिया प्रयुक्त होने वाली है, ठीक है। इस तापमान में परिवर्तन, यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो
क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। या तो तापमान क्या होगा, कम होगा यानी कि ठंडा होगा, या उसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा या गर्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपके घर पे क्या लेके आए, चूना, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया भाई, घर में जब चूना लगाना होता है तो हम चूने को किस में डालते हैं, जल के अंदर, H2O के अंदर। किसके अंदर, H2O के अंदर। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है CaOH की होल ट्वाइस। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है। क्या निकलती है, CO2। ठीक है, सॉरी CO2 नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब देखो, जब ये अब कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपको मिलाते हैं तो यहाँ पे देखना, जब ये चूने के अंदर पानी डालते हैं तो इसका क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। आपको देखना, उस चूने को स्पर्श करना आपको क्या लगेगा, बहुत गर्म लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया, दो प्रकार के अलग अलग अभिकारक मिले, यानी कि एक अभिकारक ये और दूसरा ये। जब दो अभिकारक मिले तो यहाँ पे एक तीसरा क्या बना, आपका उत्पाद बना। क्या बना, उत्पाद। जब ये उत्पाद बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, तापमान बढ़ गया। इस अभिक्रिया में क्या हो गया, तापमान बढ़ गया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं तापमान कम की अभिक्रिया, कि भाई तापमान में कम भी कैसे होता है। अब देखो भाई, आप सभी ने, किसान के लोग हो या किसान हो या किसान के परिवार से कोई संबंध रखता है तो उनसे पूछना कि आपके घर पे क्या होते हैं, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया, जिसका मैं फॉर्मूला लिखता हूं NH2CONH2। ये आपके पास क्या है, यूरिया है। ठीक है, अब इस यूरिया को हमने क्या किया, मुट्ठी में लेके पानी के अंदर डालते हैं। क्या डालते हैं, पानी के अंदर। और उस पानी का जो फॉर्मूला आपको पता ही है सबको, क्या है, H2O है। क्या है, H2O। जब इसको हम पानी में डालते हैं, यूरिया को पानी के अंदर डालते हैं तो आपको हाथ क्या लगेगा, चिल्ड या ठंडा महसूस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या बनती है, दो अमोनिया बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दो अमोनिया के अणु बन जाते हैं, और क्या बन जाती है, CO2 गैस अलग हो जाती है। और ये जो अमोनिया होता है वो क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। जिस प्रकार हमें ये बताया था ना, ये गर्म होता है, तो ये क्या होगा, आपका ठंडा होगा। क्या होगा, ठंडा। ये देखो, मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं लेकिन आगे आपके अभिक्रियाओं में काम आएगी। यहाँ पे ये देखो, ये फॉर्मूला है आपका यूरिया का। किसका है, यूरिया, NH2CONH2। और ये है आपका जल। अरे भाई, छोटी छोटी चीजें हैं मगर बहुत बड़ी काम आगे आने वाली है चीजें, याद रखना। ठीक है, अब ये हो गई आपके, देखो, तीनों अवस्था परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन, ये सब हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे, आपका आता है क्रियाकलाप नंबर 1। क्रियाकलाप नंबर 1। अब देखो, इस क्रियाकलाप में कहना क्या चाहता है कि भाई 3 या 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेते हैं। यानी कि अब आपके पास क्या है, एक मैग्नीशियम का टुकड़ा है, यानी कि ये है आपका मैग्नीशियम। यानी कि मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा सा मैग्नीशियम बना देता हूं। ये लो भाई, ये आपके पास क्या है, मैग्नीशियम का टुकड़ा है। अब इस मैग्नीशियम के टुकड़े को आपके रेगमाल, यानी कि एक रेगमाल आप सभी को देखा हुआ होगा, एक ऐसी पट्टी की समान आता है जिसके ऊपर छोटे छोटे कण लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे सोइल के कण होते हैं, यानी कि आप पत्थर के या जो रेत के कण होते हैं। अब इसकी सहायता से क्या होते हैं, अब उस मैग्नीशियम की जो रिबन है उसको क्या कर देते हैं, रगड़कर एकदम साफ कर देते हैं। अब देखो, मैग्नीशियम के रिबन को चिमटे से पकड़कर इसको बर्नर या लैंप पर दहन करते हैं या जलाते हैं तो मैग्नीशियम के जलने पर बनी राख को हम किस में ले देते हैं, वाच ग्लास पर इकट्ठा कर लेते हैं। अब इसको चलो ऊपर, ये डायग्राम देखो, बाद की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले देखो, हमारे पास क्या है, बर्नर है। यानी कि आपके पास बर्नर हो, स्टोव हो, या आपके पास घर पे कर रहे हो तो गैस का चूल्हा भी चलेगा। ठीक है, अब इस बर्नर पर हमने क्या लग रही है, आग लग रही है। क्या लग रही है, आग लग रही है। ठीक है, अब इस आग के अंदर हम क्या लेके आते हैं, चिमटी की सहायता। ये चिमटा है और चिमटे के द्वारा क्या पकड़ा हुआ है, आपका मैग्नीशियम का रिबन है। क्या है, मैग्नीशियम का रिबन या मैग्नीशियम का टुकड़ा है, मैग्नीशियम। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम के टुकड़े को इस आग में जलाएंगे तो यहाँ से क्या, मैग्नीशियम जलेगा तो क्या निकलेगी, राख निकलेगी भाई। अरे भाई, क्या निकलेगी, ये राख गिर रही है कि नहीं गिर रही है। अब ये राख जब गिर रही है तो किस में आ रही है, वॉच ग्लास में आ रही है। ये क्या है, आपके कटोरी के समान क्या होती है,
वॉच ग्लास। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि वॉच ग्लास क्या है सर। अरे भाई वॉच ग्लास एक कांच की कटोरी होती है, जिस प्रकार आपके घर पे नहीं होती छोटी कटोरी, उसी प्रकार कांच की एक कटोरी होती है, ठीक है। अब इसे वॉच ग्लास में इस राख को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और जो ये राख होती है वो किसकी बनी हुई, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया था, अरे भाई मैग्नीशियम लिया था। अब इस मैग्नीशियम को हमने किस में जलाया था, आग में जलाया था। और हमें हमेशा याद रखना, जलाने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है, ऑक्सीजन। यानी कि देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक चीज, जलाने में कौन सहायक होती है, O2। और जलने में कौन सहायक होती है, जलने और जलाने, यहाँ पे फर्क देखना आपको, एक तो जलने वाली होती है और एक जलाने वाली होती है, और ये होती है H2 हाइड्रोजन गैस। देखो हमेशा याद रखना, ये चीज आपको नोट करनी है, या आपके बुक के ऊपर या कहीं पर भी अलग से लिखना है। जलाने में कौन सहायक होती है, ऑक्सीजन होती है, और जलने में कौन सहायक होती है, हाइड्रोजन। यानी कि हमेशा याद रखना, प्राणवायु क्या होती है, आग लगा देती है। क्या ये ऑक्सीजन प्राणवायु होती है ना, ये हमेशा क्या करती है, आग लगाती है, यानी कि जलाती है, ठीक है। अब देखो, अब जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, MgO। क्या बनता है, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने अणु बनेंगे, 2। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, राख। अरे भाई जो ये राख आ रही है ना, ये किस चीज की है, मैग्नीशियम की भी है ना, ये जो राख है यही चीज है, कौन सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे आप लिख लो ये ला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये अभिक्रिया आपको बताती है कि भाई देखो दो पदार्थ है, दो पदार्थ। अब देखो ये जो क्रियाकलाप है हमको किसको बता रही है, रासायनिक अभिक्रिया का बता रही है। यहाँ पे देखो ये क्या है, मैग्नीशियम आपको यहाँ पे लिखना है कौन सा है, सॉलिड में है, यानी कि ठोस है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, आपका गैस है। और जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो राख होती है वो भी किस में मिल रही है, आपको सॉलिड में मिल रही है, यानी कि ठोस में है। ऐसा नहीं है कि द्रव है या गैस नहीं है, ये क्या है, राख है, यानी कि सॉलिड है। तो ये आपकी अवस्था लिखना जरूरी है, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं वापस। देखो ये मैंने अभिक्रिया लिखी, जब मैग्नीशियम के टुकड़े के या रिबन के टुकड़े को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि राख होती है, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये दो यहाँ पे क्यों लिखे, ये कैसे आया। देखो ये अभिक्रिया क्या हो रखी है, बैलेंस, यानी कि संतुलित हो रखी है। अब ये चीज हम आगे भी पढ़ेंगे संतुलित कैसे होती है, क्योंकि देखो दोनों पक्ष, संतुलित अभिक्रिया का क्या अवधारणा होती है कि भाई दोनों अभिकारक और उत्पाद दोनों के क्या होने चाहिए, पक्ष समान होने चाहिए। चाहे कैसे भी अभिक्रिया हो, दोनों के पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर। यानी कि ना तो इधर का पलड़ा भारी होना चाहिए ना इधर का, दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो O2। तो अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम की अभी ये संतुलित नहीं है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी क्या कर लो, 2 कर लो, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गई, 2MgO, ठीक है। अब ये बात हम आगे करेंगे। अब आगे चलते, जब हम प्रेक्षण में देखते हैं, जब हम मैग्नीशियम के टुकड़े को जलाते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम क्या हो जाता है, जल जाता है या राख हो जाता है, तथा राख में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब हम मैग्नीशियम के टुकड़े को जलाते हैं तो ये किस में बदल जाता है, राख में बदल जाता है। और इस राख को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब देखो आगे चलते हैं, इस अभिक्रिया में O2 गैस जलाने में सहायक होती है। या देखो इस अभिक्रिया, यानी कि इस जो अभिक्रिया होती है इसको, इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, जलाने में सहायक होती है। और किसको जलाती है, इसको मैंने कोष्टक में लिखा, किसको, मैग्नीशियम को जलाने में सहायक होती है। ये देखो हमने पूरा डायग्राम के माध्यम से समझ लिया कि भाई देखो किस प्रकार अभिक्रिया होती है। यहाँ पे बर्नर पढ़ लिया, मैग्नीशियम का रिबन हो गया, चिमटा हो गया। मैग्नीशियम को जलाते हैं तो ये राख आ गई, और राख इसको हमें किस में ले लिया, वॉच ग्लास में ले लिया। और जो वॉच ग्लास में जो हमारे पास उत्पाद मिला वो किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। ये हो गया आपका क्रियाकलाप नंबर 1। अब के आपके जो बुक के अंदर जो क्रियाकलाप 1.2 है वो आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना आपको समझ में आना, छोटा सा है। इसके बाद हम चलते हैं क्रियाकलाप 1.3।
एक शंक्वाकार, क्या एक शंक्वाकार फ्लास्क में कुछ जिंक के टुकड़े लेते हैं। क्या लेते हैं? जिंक के टुकड़े। अब देखो, एक आपके पास शंक्वाकार यानी कि एक शंकु आकार का एक फ्लास्क होता है। क्या होता है? ये आपके क्या होते हैं? फ्लास्क होते हैं, उपकरण होते हैं जो केमिस्ट्री लैब में जो आपको मिलते हैं। ठीक है, अब इस शंक्वाकार फ्लास्क में क्या लेते हैं हमने? जिंक के टुकड़े यानी कि Zn। ठीक है, अब दूसरा बात आती है, इस फ्लास्क में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि तनु या तो HCl होगा या तनु सल्फ्यूरिक एसिड। हमें लेना क्या है? तनु चीज लेनी है यानी कि डाइल्यूट लेनी है। और तनु में क्या लोगे आप? यहाँ पे H2SO4 ले लो। क्या ले लो? H2SO4, या इसकी जगह क्या ले लो? HCl ले लो। हमने कौन सा लिया? तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि रसायनों का राजा। ठीक है, अब जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट। क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। और उसके साथ क्या निकलती है? H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन। कैसे? देखो, ये हैं आपके जिंक के टुकड़े। अब देखो इस चित्र के माध्यम से देखो, आपके अंदर क्या है? ये है जिंक के टुकड़े। ठीक है, अब इस जिंक के टुकड़े को हम किस में डालते हैं? ये जो लिक्विड है ये किसका है? तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का अम्ल है। इसको जिंक में डालते हैं या जिंक के टुकड़े के अंदर डालते हैं तो ये किस में बदल जाता है? आपके जिंक सल्फेट में। अब जो ये क्रिया होने के बाद ये किस में बदल गया? आपके जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4। और जब ZnSO4 में बदलेगा तो यहाँ से क्या निकलेगी? एक गैस निकलेगी। कौन सी? हाइड्रोजन। देखो, ये है आपके यहाँ पे पूरी सारी अभिक्रिया कहाँ पे संपन्न हो रही है? इस वाले पार्ट में संपन्न हो रही है। जब ये पूरी अभिक्रिया संपन्न होती है तो यहाँ से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन निकलती है? H2 बहुत सारी यहाँ से क्या निकलेगी? H2 निकलेगी। और वो H2, ये देखो, ये कॉनिकल फ्लास्क है, उसके ऊपर कॉर्क लगा होता है। क्या लगा होता है? कॉर्क यानी कि दाढ़ लगा होता है। और उसी दाढ़ के बीच में से कांच की नली या ट्यूब लगी होती है। क्या होती है? कांच की ट्यूब होती है। और इसी कांच की ट्यूब से होती हुई प्रेशर से क्या आ रही है? आपके H2 आ रही है। कौन सी आ रही है गैस? H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस आ रही है। ये आपका क्रियाकलाप हो गया। अब देखो इस क्रियाकलाप, अब इसका प्रेक्षण देखते हैं। जब प्रेक्षण में यानी आपका रिजल्ट क्या है? जब हम जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालते हैं तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करके किस में बदल जाता है? जिंक सल्फेट में बदल जाता है। ठीक है, और क्या निकलती है साथ में? हाइड्रोजन गैस। अब देखो, जब जिंक के टुकड़े को सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट तथा H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है तथा फ्लास्क का तापमान बढ़ जाता है। अभी हमने बात की अवस्था परिवर्तन होती है। क्या होती है? अवस्था परिवर्तन हो गई। यानी कि यहाँ पे देखो क्या हो गया? ये जिंक का टुकड़ा था, ये जिंक सल्फेट में बदल गया यानी कि किस में आ गए? यहाँ पे सॉलिड में था, अब ये किस में आ गया? लिक्विड में आ गया। ठीक है, अब ये क्या थी? यहाँ पे हाइड्रोजन लिक्विड में थी। ठीक है, और ये किस में आ गई? अब आपके गैस में। ये हो गई इसकी अवस्था परिवर्तन। ठीक है, और इसमें क्या हो गया? रंग परिवर्तन भी चेंज हो गया। येलो से क्या हो गया? थोड़ा फीका हो गया। ठीक है, और अब इसका जो तापमान है वो भी क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि जैसे ही जिंक के टुकड़े को इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालेंगे तो क्या होगा? तापमान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है और हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाता है? निष्कासन हो जाता है। ये क्रियाकलाप 1.3 यहाँ पे आपके संपन्न होता है। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसके बाद आती हैं आपके रासायनिक समीकरण। क्या आते हैं? रासायनिक समीकरण, जो हम कब पढ़ेंगे? आगे वाली जो क्लास होगी, कल की क्लास होगी, उसमें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए आपको इतना ही पढ़ना है और आपको साथ में क्या करना है? नोट्स बनाते रहना है और आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी आपको। और आपको नोट्स पढ़ने और जितना आपको पढ़ा दिया जाता है उसको आप घर पे वापस एक बार पढ़ के कम से कम दिन में एक बार वापस रिवाइज करें। जो क्या है, ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं आपको नहीं लगती है लेकिन आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, थैंक्स माय वॉचिंग क्लास।